नमस्कार दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में जाना था, जो कि हीट ट्रांसफ़र का काफ़ी फेमस टॉपिक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बैच रिएक्टर क्या होता है। ठीक, तो बैच रिएक्टर का जो परफॉर्मेंस इक्वेशन होता है वो भी आप लोगों को पता होगा, और उसका जो कर्व होता है परफॉर्मेंस कर्व वो भी आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे ये लिखा है बैच रिएक्टर का परफॉर्मेंस इक्वेशन, और ये है उसका कर्व। ठीक, तो जब भी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे इंटरव्यूअर पूछेंगे कि अच्छा आप लोग बैच रिएक्टर के बारे में पढ़े होंगे ज़रूर। बोलेंगे यस सर, उसका परफॉर्मेंस कर्व बनाइए। तो परफॉर्मेंस कर्व भी आप लोग आसानी से बनाएंगे। ठीक, और उसमें से एक क्वेश्चन आएगा तुरंत कि जो आपने ये कर्व बनाया है ये यहाँ से क्यों शुरू किया है, ये ओरिजिन से क्यों नहीं शुरू हो रहा है। ठीक, तो इसका जवाब देने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एनालिटिकल अप्रोच अपनाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि इसका जो परफॉर्मेंस इक्वेशन होता है ये होता है। ठीक, और यहाँ पे इसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, हम लोगों ने जो 12th में पढ़ा है उस हिसाब से ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, और जब बात आएगी कि ये ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यानी कि -1/RA जीरो होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम जीरो मानेंगे। तो जब ये जीरो मानेंगे इसका मतलब ये है कि हम रेट कैसे लिखते हैं, KCA⁴n, यानी कि nth ऑर्डर का कोई भी हम रिएक्शन ले लेंगे। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। यानी कि जब ये जीरो के बराबर है इसका मतलब ये इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक, तो जब ये इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होगी इसका मतलब क्या है कि या तो k की वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए या तो CA⁴n की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। अब इसमें भी दो केसेस आएंगे। तो पहला केस क्या होगा कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, और जबकि हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम हमारा जीरो होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। बिना किसी भी वॉल्यूम के उसमें रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक, रिएक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम चाहिए ही, इसलिए जो हमारा वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, यानी कि ये इम्पॉसिबल है। अब दूसरे केस पे आते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट हो। ये भी एकदम असंभव सी बात है कि ऑर्डर इनफाइनाइट होगा ही नहीं। ठीक, उसके बाद में हमारा जो इसमें दूसरा केस था कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो। अब इसके लिए आते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है। जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट है तो हम उसको आरेनियस थ्योरी के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, K0e⁻⁻⁻RT, जहां पे K0 हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर किसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो कोलिजन कितना ज्यादा कर रहे हैं। जितना कोलिजन करेंगे K0 की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि या तो हमारा ये वाला हिस्सा इनफाइनाइट होना चाहिए या तो K0 की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, जो कि ये भी इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो रेस्ट पोजीशन में होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो आपस में कोलाइड करते रहेंगे। ठीक, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन कब होगा, जब सारे के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करें। ठीक, अब यानी कि ये वाला केस तो कैंसिल हो गया कि ये भी इम्पॉसिबल है। अगले केस पे आते हैं, E=-E/RT, यानी कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब ये वाला हिस्सा हमारा -E/RT इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो। जब ये इनफाइनाइट होगी इसका मतलब इसमें भी दो केस पुनः बनेंगे। पहला केस क्या होगा कि हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो -इन्फिनिटी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा कम। ये भी असंभव है। और उसके बाद में दूसरा केस क्या आएगा कि हमारा जो रिएक्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन पे हो, और 0 केल्विन पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता, यानी कि ये भी इम्पॉसिबल है। अर्थात ये इतना एनालाइज करने के बाद में हमारा कंक्लूजन क्या निकला
कि यहाँ पे ये जो कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है ये ओरिजिन से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये हमारा जो एरिया अंडर द कर्व है ये मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो एरिया है ये किसके प्रोपोर्शनल है, T/CA0 के। ठीक, तो इससे हमें ये पता चलता है, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो रेसिडेंस टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए कम टाइम में रिएक्शन हमारा हो जाए, यानी कि कम समय में रिएक्शन ज़्यादा हो जाए और कन्वर्जन हमें ज़्यादा मिले। ठीक, तो अर्थात इसके लिए क्या करेंगे कि एरिया ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अगर हमारा एरिया कम होगा तो टाइम टेकन ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि फिजिबल है। अर्थात हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन है वो कम समय में ज़्यादा मिले, तो इस वजह से ये जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और अच्छे अच्छे जो है टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।